गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग उत्तर मुगल काल और मुगलों के पतन के संबंध में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूरोपीय व्यापारियों के आगमन, उस पर बनने वाले प्रश्नों की चर्चा कर ली है और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हम लोगों को ज्ञात है कि सल्तनत काल के समाप्ति पर मुगल काल प्रारंभ होता है और 1526 ईस्वी से बाबर के आक्रमण के समय से मुगल काल का प्रारंभ माना जाता है और यह 1857 तक जो है समझा जाता है, क्योंकि 1857 में जब जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद जो है मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से हटा दिया जाता है। तो इस पूरी कवायद को समझने के लिए हमको यह समझना है कि हम मुगल काल को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहले भाग को हम लोग जो है पूर्ववर्ती मुगल काल के रूप में समझेंगे और उसके दूसरे भाग को हम लोग उत्तर मुगल काल के रूप में समझेंगे। तो मुगल काल को हम लोग 1526 से 1857 के मध्य समझ रहे हैं और जो उसका पूर्ववर्ती काल है या पूर्ववर्ती मुगल काल है वह 1526 से लेकर के 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक है। इस बीच जो है जो शासक हुए, पहले बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, बाबर के बाद हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक, हुमायूं के बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक और अकबर के बाद जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक और उसके बाद 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा है। इस पूरे शासनकाल को हम लोग जो है पूर्ववर्ती मुगल काल के रूप में जानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पीरियड, जो समय प्रारंभ होता है उसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम से प्रारंभ करके बहादुर शाह द्वितीय तक, मतलब 1707 से लेकर के 1857 तक कुल 12 बादशाह या शासक हुए हैं। उन्हीं के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। यह चर्चा थोड़ा फैक्चुअल होगी लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा करना बहुत आवश्यक है। होता क्या है, 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो जीवित उत्तराधिकारी रहते हैं उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो औरंगजेब के जो जीवित उत्तराधिकारी रहे या औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। पहले मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अकबर, सुल्तान मोहम्मद और मोहम्मद कामबख्श। औरंगजेब के समय ही उसके 2 पुत्र मोहम्मद अकबर और सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई रहती है और उस समय मुअज्जम जो सबसे बड़ा पुत्र था वो काबुल का सूबेदार था, मोहम्मद आजम गुजरात का सूबेदार था और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। कामबख्श कहाँ का सूबेदार था? बीजापुर का सूबेदार था। अब होता क्या है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलता है तो सबसे पहले गुजरात का सूबेदार मोहम्मद आजम ये जाता है कहाँ?
अहमदनगर जाता है। अहमदनगर जाने के बाद जो है, जब औरंगजेब का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसके बाद 3 मार्च को उनकी मृत्यु हुई थी और 14 मार्च 1707 ईस्वी में आजम जो है अपने को बादशाह घोषित कर लेता है। 1707 में बादशाह घोषित कर लेता है। मुअज्जम को जब औरंगजेब की मृत्यु का समाचार काबुल में मिलता है, तो मुअज्जम भी आगरा की ओर चलता है। आगरा की ओर चलता है और आगरा के पास में पुल ए शाहदौला एक स्थान है आगरा के पास में, पुल ए शाहदौला में अपने को ये बादशाह घोषित कर लेता है। के बाद आगरा में पहुंच करके उसने जो है आजम के पास एक प्रस्ताव भेजता है कि पिता औरंगजेब की इच्छा के अनुसार हम अपने राज्य का बंटवारा कर लें और अपने अपने हिस्से में शासन करें, जिसको जो है आजम ने, इस परामर्श को आजम ने ठुकरा दिया। फलतः दोनों के मध्य जून में 18 जून 1707 ईस्वी में आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के पास, आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के पास जजाऊ या जजाओ नामक स्थान पर युद्ध होता है। इसी को जो है जजाओ का युद्ध कहते हैं या जजाऊ का युद्ध। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, जजायु का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो उत्तर क्या होगा, मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में जो है मोहम्मद आजम मारा जाता है। साथ में इसके 2 लड़के बीदर बख्त और वलाजाह, उस समय जो है उसके 2 लड़के वो भी वहां पर मारे जाते हैं। और इसके बाद जब आजम मार दिया जाता है, तब से उसके बाद से मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है मुगल सिंहासन पर आसीन हो जाता है। उसके बाद जो है दरबार की अन्य समस्याएं, शासन की अन्य समस्याओं पर वह काम करने लगता है। बाद में उसका 4वां भाई था, जीवित तीसरा भाई कामबख्श, जो दक्षिण में अपना विस्तार कर रहा था, उससे जो है 13 जनवरी 1719 ईस्वी में बीजापुर के पास युद्ध होता है, जिसे बीजापुर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में उसका जो है जीवित तीसरा भाई कामबख्श मारा जाता है। अब जो है सत्ता पूरी तरह से मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम के पास आ जाती है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो है 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा
की पुत्री नवाब बाई से हुआ था। नवाब बाई से हुआ था और बहादुर शाह ने 63 वर्ष की उम्र में सत्ता प्राप्त की थी। बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। उनका एक नाम क्या था? शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने बादशाह बनने के बाद दरबार में गुटबाजी को रोकने के लिए तथा अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति या शांतिपूर्ण मैत्री की नीति का पालन किया। उसने शांतिपूर्ण मैत्री का नीति का पालन किया। उस नीति के अंतर्गत उन्होंने जो कार्य किए वो इस प्रकार हैं। पहला, हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उस समय जो है राजपूतों में आमेर का राज्य और मारवाड़ या जोधपुर का राज्य था। आमेर में हुआ क्या था? आमेर को जो है राजा क्या थे? जय सिंह थे। जय सिंह थे और मारवाड़ के थे अजीत सिंह। मारवाड़ के थे अजीत सिंह। आजम का जब मुअज्जम से माने बहादुर शाह प्रथम से युद्ध चल रहा था तो उसने क्या किया कि जय सिंह को आमेर का राजा मान लिया और इन्हों जो है 7,000 का मनसब दिया। 7,000 का मनसब दिया और उसके बाद इनको जो है मालवा की सूबेदारी दे दी। अजीत सिंह को भी आजम ने 7,000 का मनसब दिया था। साथ में इनको गुजरात की सूबेदारी दी थी। इस कारण से जब आजम और मुअज्जम का युद्ध हुआ या उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो आमेर के जय सिंह ने और अजीत सिंह ने जो है आजम का साथ दिया। लेकिन बाद में जब आजम की स्थिति खराब हुई तो जय सिंह जो है मुअज्जम के पक्ष में चला गया। लेकिन मुअज्जम ने या बहादुर शाह प्रथम ने जो है राजपूत राजाओं के साथ अपने संबंध को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि आमेर में जय सिंह के भाई विजय सिंह को उत्तराधिकारी माना और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सैन्य कार्रवाई की। क्या की? सैन्य कार्रवाई की। उस कार्रवाई में जय सिंह और अजीत सिंह ने कड़ा विरोध किया। बाद में इन्हीं के बहादुर शाह प्रथम के पुत्र अजीमुशान ने इनको सलाह दी कि इनके जो है वतन जागीर, इनकी जागीरें वापस कर दिया जाए। तो बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के राजा जय सिंह को और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को उनकी जागीरें वापस कर दी। लेकिन उन्हें आजम के समय प्राप्त 7,000 का मनसब और मालवा तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान नहीं की। इसके बाद मराठों के संबंध में हुआ क्या था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है जो संभाजी थे, संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया और 1689 ईस्वी में इनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया। और जब आजम ने जो है
शाहू को मुक्त कर दिया। आजम ने किया था मुक्त। एक बार आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था, वन लाइन थी कि आजम ने शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। उसके बाद मुअज्जम जब शासक हुआ तो उन्होंने जो है मुक्ति के बात को माना, लेकिन शाहू को मराठों का विधिवत शासक स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब शाहू वहां जाते हैं तो राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को शासक बनाने का प्रयास करती है। इस तरह से ताराबाई और शाहू जी में टकराहट होती है और दक्कन में अशांति रहती है और मराठों के मसलों को बहादुर शाह प्रथम बहुत अच्छे ढंग से सुलझा नहीं पाते हैं। और पंजाब में सिखों के साथ संबंध सुधारने के लिए, संबंध को बेहतर करने के लिए सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह को इन्होंने क्या किया, मनसब दिया, सम्मान इनका बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह का सम्मान बढ़ाया, इनको खिलअत प्रदान की, खिलअत एक सम्मान होता है, खिलअत प्रदान की और इनको उच्च मनसब दिया। तो गुरु गोबिंद सिंह से बहादुर शाह प्रथम के संबंध ठीक थे, लेकिन 1708 में नांदेड़ में एक अफगान ने गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के बाद जो है बंदा बहादुर ने, किसने, की हत्या के बाद बंदा बहादुर ने क्या किया, सिखों का नेतृत्व किया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम स्वयं आया, लेकिन सिखों के विद्रोह को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका और इसने जो है जजिया कर को स्थगित कर दिया था। जजिया जो है एक तरह का कर होता है जो इस्लाम के अनुसार उन व्यक्तियों से लिया जाता है जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते, अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था। इस कर की वसूली को बहादुर शाह प्रथम ने स्थगित कर दिया और उस समय जो है बुंदेला सरदार छत्रसाल और जाटों के राजा चूनामन के साथ भी छत्रसाल और चूड़ामन जाट नेता थे के साथ भी बहादुर शाह प्रथम के मित्रवत या मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और जब जो है बंदा बहादुर के विरुद्ध जो है बहादुर शाह प्रथम ने अभियान किया था, तो उस अभियान में चूड़ामन ने बादशाह की सहायता की थी। 1711 ईस्वी में जेसुआ के टेलर के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल कहाँ आया था, मुगल दरबार में आया था। इस जो शिष्टमंडल के स्वागत में एक पुर्तगाली महिला थी जूलियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जूलियान को बीबी या फिदवा की उपाधि दी जाती है। 1711 ईस्वी में जेसुआ के टेलर के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल कहाँ आया था, मुगल दरबार में, जिसके स्वागत में पुर्तगाली महिला
जूलियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जूलियान को फिदवा या बीबी की उपाधि दी जाती है। इस तरह से इनका जो शासनकाल रहा है उसके संबंध में इतिहासकार सर सिडनी ओवेन कहते हैं कि वह जो है यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। अगर इस तरह का कथन पूछा जाता है किसका है तो सर सिडनी ओवेन का है। उसके बाद इतिहासकार खाफी खां का भी एक कथन है कि बादशाह जो है राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह रहता था कि उसे लोग उसको साहे बेखबर कहते थे। क्या कहते थे? साहे बेखबर। राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह रहता था कि उसको लोग क्या कहते थे? साहे बेखबर कहते थे। एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है साहे बेखबर किस मुगल कालीन शासक को कहते हैं, तो कौन आएगा? बहादुर शाह प्रथम। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने गद्दी प्राप्त करने के लिए इतनी निर्लज्जता दिखाई कि 1 महीने तक बादशाह का शव बिना दफनाए पड़ा रहा। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में इतनी चीजें हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है उनका पुत्र है जहांदार शाह शासक बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम के कुल 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। तो इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उस उत्तराधिकार के युद्ध में इन चारों लोगों ने निर्लज्जता दिखाई कि बादशाह का शव 1 महीना तक बिना दफनाए ही पड़ा रहा। बाद में ईरानी दल के अमीर थे जुल्फिकार खां के सहयोग से अपने तीनों भाइयों की हत्या करके जहांदार शाह 1712 ईस्वी में बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद इन्होंने जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया तथा जुल्फिकार खां के पिता असद खां को अपना वकील बनाया। सत्ता पर जुल्फिकार खां का पूरी तरह से जो है पकड़ बन गई। और इसके समय फिर से अभी हुआ क्या था कि इनके बहादुर शाह प्रथम के अंतिम समय में जजिया प्रारंभ कर दी गई थी। इसने जो है जहांदार शाह ने जजिया को फिर से समाप्त किया। उसके बाद अभी आमेर के जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह की जो है मुअज्जम ने सूबेदारी नहीं दी थी, केवल राज्य दिया था। तो जहांदार शाह ने किया क्या? जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी और साथ में मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी? जहांदार शाह ने। और अजीत सिंह को क्या किया उसने? महाराजा, कहीं कहीं पर मिलता है, महाराणा की उपाधि देने के साथ में गुजरात की सूबेदारी दे दी। जो आजम के समय जो चीजें मिली थी या दी गई थी वह फिर से प्राप्त हो गई। मराठों के दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी
वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया कि वसूली का कार्य मुगल अधिकारी करेंगे। और मुअज्जम के समय में शिवाजी द्वितीय और साहू जी का जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े में यह कुछ मामला आगे बढ़ा और शिवाजी द्वितीय को जहांदार शाह ने 3000 का मनसब और अनूप सिंह की उपाधि दी। 3000 का मनसब दिया और अनूप सिंह की उपाधि दी। और जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला नेता छत्रसाल के साथ पहले की तरह मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। और इसके बाद जो है इनके वजीर जुल्फकार खां ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की और उन्होंने अंधाधुंध दी जाने वाली जागीरों और पदवियों पर रोक लगा दी तथा लगान वसूली करने के लिए इजारेदारी प्रथा को शुरू किया। कौन सी प्रथा? इजारेदारी प्रथा शुरू किया। इजारेदारी जो प्रथा होती है भू राजस्व वसूल करने की, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने का कार्य दिया जाता है। चूंकि ठेकेदार जो है कृषक नहीं होते थे और अधिक से अधिक जो है भू राजस्व वसूल करने के प्रयास करते थे, इसलिए कृषकों को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ा। कृषकों पर बहुत अधिक अत्याचार इस दौरान किया गया। जहांदार शाह पर जो है उनकी प्रेमिका लाल कुंवर का बहुत अधिक प्रभाव था और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, जिससे दरबार में भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनैतिकता का बोलबाला था। जहांदार शाह के शासन के संबंध में काफी खां इतिहासकार हैं, काफी खां, इन्होंने कहा नया शासन काल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। काफी खां के कथन है, अगर परीक्षा में पूछे कि नया शासन काल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था, किसके शासन काल के संबंध में कहा जाता है? तो जहांदार शाह शासन के प्रति उदासीन व लापरवाह होने के कारण लोग जो है जहांदार शाह को क्या कहते थे? लंपट मूर्ख। क्या कहते थे? लंपट मूर्ख। अब लंपट मूर्ख की उपाधि किसकी है? जहांदार शाह की। क्यों है? कि शासन पर बहुत उदासीन था और लापरवाह था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। जो दूसरे पुत्र अजीम उस शान, उनके जो है बेटे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं की सहयोग से जो है इनको जहांदार शाह को गद्दी से अपदस्थ करते हैं और फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ जाता है। तो हम लोग आगे फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे। फर्रुखसियर जो है 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन करता है। तो फर्रुखसियर जो है ये सैयद बंधुओं की मदद से, सैयद बंधु होते हैं, ये 2 भाई होते हैं। एक भाई का नाम है सैयद अब्दुल्ला, दूसरे भाई का नाम है हुसैन अली। और शासन पर इनका प्रभाव रहता है। और इस समय जो है दरबार में अमीरों के कई गुट सक्रिय होते हैं, जिसमें से ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी के नाम से ये गुट जाने जाते हैं। जो ईरानी गुट होता है, ये ईरानी गुट जो है ये वैसे मुसलमान हैं जो फारस व खुरासान से आए थे। कहाँ से आए थे? फारस या खुरासान से आए थे। और जो तुरानी
मुसलमान थे, तुरानी अमीर थे, ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से जो आने वाले मुसलमान थे वो अमीर थे, वो तुरानी थे। तीसरा था हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी जो गुट था, हिंदुस्तानी अमीर जो थे, ऐसे विदेशी अमीर थे, ऐसे विदेशी मुसलमान थे जो भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। समझ गए? ये ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी तीन तरह के गुट थे। और यह गुट जो है खुद राजा नहीं बनते थे। इवन ये जो है करते क्या थे कि राजवंश से ही, राजवंश से बहादुर शाह प्रथम हो गए, जहांदार हो गए, फर्रुखशियर हो गए, रफीउद दर्जात, रफीउद दौला, इन्हीं में से किसी को जो है सहयोग करते थे और उसको राजा बनाते थे। इसीलिए इन अमीरों को राज निर्माता कहा जाता था। राज निर्माता या किंग मेकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था। इस दौरान इन किंग मेकरों का, इन राजाओं का बहुत, इन जो है किंग मेकर्स का, इन अमीरों का जो है बहुत अधिक दबदबा था। और इसी समय जो है फर्रुखशियर ने, एक तुरानी दल के नेता थे चिनकिचिल खां, चिनकिचिल खां, चिनकिचिल खां, जिन्हें जो है निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। उनको जो है उन्होंने क्या किया, दक्कन के 6 सूबे दे दिए। चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क को दक्कन के 6 सूबे का सूबेदार बना दिया गया और ये दक्कन चले गए और औरंगाबाद में अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ बनाया? औरंगाबाद में अपना मुख्यालय बनाया। और सैयद बंधुओं ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति को जारी रखा, आगे बढ़ाया, जजिया वसूलना बंद किया और बहुत से स्थानों से उन्होंने तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया या उन स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया। इसके बाद मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, अभी पिछले हमने देखा उन्होंने गुजरात का सूबेदारी दे दी गई और उनका अपना राज दे दिया गया। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया। इन पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण में जो है अजीत सिंह क्या हुए? पराजित हुए। पराजित होने के बाद अजीत सिंह ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री का विवाह किससे किया? फर्रुखशियर से किया। तो मारवाड़ में अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से किया और बंदा बहादुर का विद्रोह अभी चल रहा था। तो फर्रुखशियर ने क्या किया? बंदा बहादुर पर कार्रवाई की और उन्हें गुरदास के किले से, गुरदास के किले से, गुरदास के दुर्ग से बंदी बना लिया गया और दिल्ली लाया गया। और दिल्ली में जो है 1716 में, कब? 1716 में, 19 जून 1716 में बंदा बहादुर को यातना दे करके मार डाला गया। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1707 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने एक फरमान दिया था। हम लोगों को याद है कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में 1717 में एक अंग्रेज शिष्टमंडल इनके दरबार में आया था, जिसमें हैमिल्टन नामक एक सर्जन था। उस सर्जन ने फर्रुखशियर के असाध्य बीमारी से मुक्ति दिलवाई थी। उसके बाद में प्रसन्न होकर के उन्होंने एक फरमान जारी किया था। उस फरमान के अंतर्गत बंगाल में, गुजरात में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था, दस्तक जारी करने का अधिकार दिया था और कंपनी के जो टकसाल से सिक्के थे उसको मुगल राज में मान्यता दी थी।
इन सब को देख करके ही ऑर्म नामक इतिहासकार ने इसको कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा था, वो 1707 में दिया था। अब हुआ क्या था कि इनके समय, फर्रुखसियर के समय में एक अमीर जो है मीर जुमला का प्रभाव बड़ा था। मीर जुमला के प्रभाव में आकर के फर्रुखसियर ने जो है सैयद बंधुओं से मुक्ति प्राप्त करने की सोची, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो षड्यंत्र प्रारंभ हुआ, उस षड्यंत्र का पता सैयद बंधुओं को चल गया। तो सैयद बंधुओं ने भी अपनी तैयारी प्रारंभ की, और उस तैयारी के अंतर्गत 1719 ईस्वी में सैयद बंधु के जो छोटे भाई थे हुसैन अली ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर ली। 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई। दिल्ली की संधि जो है अब्दुल्ला के छोटे भाई हुसैन अली और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुई। इस संधि में एक कहा गया कि अगर मुगल प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष होगा तो उस संघर्ष में जो है बालाजी विश्वनाथ साथ देंगे, उसके एवज में मराठों के बहुत सी रियायतें प्रदान की जाएंगी। इस तरह से जब तैयारी हो गई तो तैयारी के बाद में 19 जून 1719 को बालाजी विश्वनाथ, अब्दुल्ला बंधु और मारवाड़ के अजीत सिंह मिल करके फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया। उसके बाद जो है अब्दुल्ला बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था, ऐसा सम्राट जो घृणित कायर था। घृणित कायर इसलिए थी क्योंकि यह दुर्बल शासक था, दुर्बल, कायर और निंदित होने के कारण लोग इसको घृणित कायर कहा करते थे। तो फर्रुखसियर के बारे में हम लोगों ने मोटा मोटा जो बातें हैं उसको जान लिया। फर्रुखसियर के बाद में सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह प्रथम के जो दूसरे पुत्र थे, क्या नाम था, अजीम उस शान के बेटे रफीउद्दर्जात को शासक बनाया। सत्ता पूरी तरह से सैयद बंधुओं के हाथ में थी। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। औरंगजेब के पुत्र जो अकबर थे, जिनकी मृत्यु औरंगजेब के समय में हो गई थी, उनके पुत्र जो है नेकुसियर ने अब्दुल्ला बंधुओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह करके स्वयं को आगरा में बादशाह घोषित कर लिया था। और इनका जो शासक है रफीउद्दर्जात का, सबसे अल्पकाल का रहा है। इन्होंने 3 माह 4 दिन शासन किया और इसके बाद इनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग माने टीबी हो गई। फलतः इनकी 4 जून 1719 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अजीम उस शान के दूसरे पुत्र रफीउद्दौला को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया, जो 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक शासन किए। और इनको भी पेचिस बीमारी से
इनकी भी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो है मुगल सत्ता पर जो है मोहम्मद शाह आते हैं, जो 1719 से लेकर 1748 तक रहते हैं। तो इनके बारे में ठीक से समझा जाए। हम लोगों ने देखा था बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, तो चौथे थे जहान शाह थे। जहान शाह के 18 वर्षीय बेटे रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया गया और 1719 ईस्वी में रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बिठाया गया। और इस समय तक सैयद बंधु अपने चरम पर थे। अब सैयद बंधुओं की जो नीति थी, सैयद बंधुओं की जो नीति थी उससे सैयद बंधुओं की छवि बहुत खराब हो गई थी। छवि अत्यधिक खराब हो गई थी। अत्यधिक खराब होने के कारण मोहम्मद शाह भी इनसे छुटकारा पाना चाहता था। तो छुटकारा पाना चाहता था और इसलिए सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। और इस षड्यंत्र का नेतृत्व तुरानी दल के निजामुल मुल्क ने किया, चिनकिचिल खां निजाम उल मुल्क ने किया। और हुआ क्या, अक्टूबर 1720 ईस्वी में एक तुरानी अमीर हुसैन खां, एक तुरानी अमीर क्या नाम था, हुसैन खां ने मालवा जाते समय, कहाँ पर, मालवा जाते समय सैयद बंधु के छोटे बंधु हुसैन अली की छुरा भोंप कर, क्या करके, छुरा घोंप कर हत्या कर दी। उसके बाद हुसैन अली के मरने के बाद 1722 ईस्वी में जो इनके बड़े भाई थे अब्दुल्ला, उनको भी विष देकर मार डाला गया। इस तरह से क्या हुआ कि सैयद बंधुओं से मोहम्मद शाह को मुक्ति मिल गई। और इसी समय 720 ईस्वी में जजिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जजिया लागू नहीं हुई। अब हुआ क्या कि 1722 ईस्वी में ये जो मोहम्मद शाह ने अपना वजीर चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क को बनाया, क्योंकि तुरानी दल का नेतृत्व कर रहा था तो उसका महत्व बढ़ा था। इसलिए जो है चिनकिचिल खां को 1722 में निजाम उल मुल्क को वजीर बनाया, साम्राज्य का वजीर बनाया। लेकिन वह 2 वर्षों के अंदर ही 1724 में बादशाह के संकालू स्वभाव तथा दरबार में हो रहे षड्यंत्रों के कारण वहां से वो दक्षिण को चला गया और हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसको बाद में जो है उस स्वतंत्र राज्य को मोहम्मद शाह ने मान्यता दे दी और चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क को आसफ शाह की उपाधि भी दी। तो कुल मिलाकर के 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया, साम्राज्य का वजीर बनाया। लेकिन वो 1724 ईस्वी में बादशाह के संकालू स्वभाव, दरबार में हो रहे षड्यंत्रों के कारण वहां से दक्कन को चला गया और हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की
नींव रखी और उसको जो है मोहम्मद शाह ने मान्यता दे दी और आसफ शाह की उपाधि भी प्रदान की। इसी समय अन्य स्थानों पर भी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित हुई, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शीद कुली खान है, मुर्शीद कुली खान है। अवध में सादत खान है। भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने। गंगा यमुना के दोआब कटेहर में रुहेलों ने। फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हैदराबाद के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुर्शीद कुली खान है। अवध में सआदत खान है। भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने। गंगा यमुना के दोआब कटेहर रुहेलों ने। फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसी समय 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मुगलों ने दिल्ली पर धावा बोल दिया और हिंदुस्तान का बादशाह देखता ही रह गया। 24 फरवरी 1739 ईस्वी में फारस का नेपोलियन, फारस का विजेता नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य करनाल का युद्ध हुआ। उस युद्ध में निजामुल मुल्क ने मध्यस्थता की, जिससे जो है दोनों के मध्य जो है स्थिति सामान्य हो पाई। इसी के समय 1747 ईस्वी में नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली जब स्वयं शासक बन गया तो उन्होंने जो है आक्रमण किया, लेकिन इनके पुत्र अहमद ने उसमें गतिरोध उत्पन्न किया। फलतः जो है अहमद शाह अब्दाली को वापस जाने पड़ा और मोहम्मद शाह के समय में हरम में अपना समय ज़्यादा हरम में और महिलाओं के बीच में बिताया करता था और विलासिता का जीवन जिया करता था। इस कारण से मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी जाती है। इसलिए आप लोग सुनते होंगे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि वह हिजड़ों और हरम में बहुत अधिक समय बिताता है, हिजड़ों के साथ में, हरम में, और वह विलासिता के जीवन के लिए जाना जाता है। और इस व्यक्ति की, मोहम्मद शाह की 26 अप्रैल 1748 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र जो है अहमद शाह का शासन प्रारंभ होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उसका पुत्र अहमद शाह मुगल सत्ता पर काबिज हुआ और काबिज होने के बाद उसने अवध के नवाब सरफराज खां को, अवध के सूबेदार सरफराज खां को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया। उसके बाद उसके समय में हिजड़ों के सरदार थे जावेद खां, उनको अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि दी और बादशाह जो है जावेद खां को बहुत अधिक वरीयता देता था। इस कारण से जो दरबार के अमीर थे, उमरा थे, उनमें जलन होती थी, वो विरोध करते थे। फलतः सरफराज खां ने जो है जावेद खां की हत्या कर दी। सेना को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। कहा जाता है कि राजमहल के बर्तन बेच करके जो है सेना का खर्च चलाए गए। 1749 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दूसरा आक्रमण किया। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय में किया। पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया और 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के ही समय में तीसरा आक्रमण किया
और सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अहमद शाह के समय में राजमाता ऊधम बाई का प्रशासनिक कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप था और इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि थी? किबला ए आलम। किबला आलम उपाधि किसकी थी? राजमाता ऊधम बाई की। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से पंजाब के गवर्नर इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया और खुद वजीर बन गया। मतलब इन्होंने पहले वजीर बनाया सफदरजंग को, लेकिन बाद में इमादुल मुल्क जो है मुग़ल साम्राज्य का वजीर बन गया। जून 1754 को वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ करके अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बनाया। अब हम लोग देखते हैं अजीजुद्दीन कौन है। अजीजुद्दीन जहांदार का पुत्र था। जहांदार कौन थे? बहादुर शाह प्रथम के पुत्र था तथा उसने औरंगजेब की उपाधि, औरंगजेब की उपाधि क्या थी? आलमगीर थी। तो उसी तरह उसने उपाधि धारण की आलमगीर द्वितीय के नाम से। और इमादुल मुल्क, जिसे गाजीउद्दीन भी कहा जाता था, की कृपा से वह 2 जून 1754 को मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार आक्रमण किया। किसके समय में? आलमगीर द्वितीय के समय में उसने दिल्ली में प्रवेश किया, मथुरा और आगरा को लूटा। मुग़ल बादशाह अपनी आंखों के सामने सब कुछ घटित होता देखता रहा। भारत से लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने एक व्यवस्था बनाई, आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया, इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया, रुहेला नजमुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। यह बात 57 की थी। बाद में 1758 ईस्वी मराठा पेशवा रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसकी व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया और मीर बख्शी नजमुद्दौला को पदच्युत कर दिया और पंजाब में गवर्नर अदीना बेग को बनाया। इसको जो है अहमद शाह अब्दाली ने अपने व्यवस्था में हस्तक्षेप माना और क्रुद्ध हो करके 1749 ईस्वी में 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर के समय में शासन प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गाजीउद्दीन के हाथ में थी। जब सम्राट ने अपने को गाजीउद्दीन के नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास किया तो गाजीउद्दीन ने या इमादुल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी। इसके शासनकाल में ही 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध की चर्चा बाद में विस्तार से होगी। और अहमद शाह अब्दाली ने जो दूसरा, तीसरा, चौथा आक्रमण किया उसकी हम विवेचना अहमद शाह अब्दाली जब विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे उसमें करेंगे। जो है आलमगीर द्वितीय की हत्या गाजीउद्दीन ने कर दी थी तो उसका जो पुत्र था अली गौहर, उसका पुत्र क्या नाम था? अली गौहर, उसमें पटनम था। उसने वहीं पर जो है स्वयं को जो है बादशाह घोषित कर लिया। और इस समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने क्या किया? कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से जो है गद्दी पर बैठा दिया। मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा है। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के मृत्युपरांत मुगल साम्राज्य में 2 स्थानों पर बादशाह बनाए गए थे। पटना में अली गौहर था और यहाँ पर कौन था? मुही उल मिल्लत, जो शाहजहां तृतीय के नाम से था। चलिए हम लोग अब शाह आलम द्वितीय के बारे में अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे विस्तार से। शाह आलम द्वितीय का नाम जो है अली गौहर था। उसने जो अपने को पटना में जो है बादशाह घोषित कर लिया। बादशाह घोषित करने के बाद वह जो है अहमद शाह अब्दाली के
अब्दाली के आक्रमण तथा गाजीउद्दीन द्वारा दरबार में की गई गुटबाजी और षड्यंत्रों के कारण 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। 1759 से 1806 तक उसका शासन रहा, लेकिन 12 वर्षों तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दिल्ली में प्रवेश करे। और जब 1759 में रघुनाथ राव के द्वारा मीर बख्शी नजमुद्दौला को पच्चित करने, पंजाब मदीना बेग को बनाने के बाद अटैक किया था, तो उसके परिणाम आगे जा कर के होते हैं। और 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, इसमें मराठों की पराजय होती है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। केवल यहाँ इतना यह जानना है कि शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसके समय, अब इसके बाद 12 वर्षों तक तो रहा नहीं, लेकिन जब जो है पानीपत तृतीय युद्ध हो गया, उसके बाद फिर से जो है अहमद शाह अब्दाली ने नजमुद्दौला को बागडोर संभाली। तो उसके बाद नजमुद्दौला, कौन? नजमुद्दौला का पुत्र जबीता खां का पुत्र नजमुद्दौला का पौत्र गुलाम कादिर, इन लोगों का लंबे समय तक जो है मुगल सत्ता में प्रभावशाली हस्तक्षेप बना रहा। इसी के समय में हुआ क्या था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम और अवध का शुजा-उद-दौला ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और पराजित हो गए। इस पराजय के परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इस संधि के प्रावधानों के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देना पड़ा और बादशाह अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बन गया। बादशाह को अंग्रेजों की ओर से पेंशन मिलने लगी। उसके बाद 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को 1772 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के गद्दी पर लाकर बैठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और 1778 में गुलाम कादिर, जो नजमुद्दौला का पौत्र था, उसने जो है शाह आलम द्वितीय को अंधा करके कैद में डाल दिया। फिर मराठों ने जो है कार्रवाई की और शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और गुलाम कादिर को फांसी पर लटका दिया गया। गुलाम कादिर को फांसी दे दी गई। इसी सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय
और लॉर्ड बेलेजली के संयुक्त हस्ताक्षर से भारत की पहली पत्र मुद्रा जारी हुई, जिसे बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था, जिसे 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था। और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। इस तरह से शाह आलम द्वितीय का चैप्टर भी क्लोज हो गया। शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है, जो 1806 से 1837 तक रहता है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसके समय में बादशाहत लाल किले तक सीमित थी। किसके समय तक बादशाह लाल किले तक सीमित थी? तो अकबर शाह द्वितीय के समय में। इसी के समय 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गई और अंग्रेजों की सिक्कों का प्रचलन भारत में हो गया। इसने 1835 हुआ, मुगल के समय में जितनी भी टकसालें चल रही सब बंद हो गई और अंग्रेजों के सिक्के प्रारंभ हो गए। अकबर द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर था। इसकी पेंशन में समस्या उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न हुई, तो उसने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, राजा राम राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर हमारा क्या होगा? अकबर शाह द्वितीय ने। 1837 ईस्वी में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 तक है शासक रहता है और बनता है। अकबर द्वितीय के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह बना। जो अंतिम मुगल बादशाह था वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, क्योंकि सब कुछ तो अंग्रेजों के पास था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक गुरु थे। इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। वह जफर के नाम से शायरी लिखता था। शायरी अपना नाम ना लिख कर क्या नाम लिखता था? जफर का नाम लिखता था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोह में अंग्रेजों ने उसको नेतृत्वकर्ता के रूप में दोषी माना और उसको अरेस्ट करने के लिए गए तो हुमायूं के मकबरे के पास छुपा हुआ मिला। उसको गिरफ्तार अंग्रेजों ने किया। बहादुर शाह द्वितीय को मुकदमा चलाया। अंत में उसे देश से निष्कासित करके, निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो आज हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के 12 शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अगली क्लास में हम लोग पश्चिम उत्तर से होने वाले विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को तथा मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।